RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 के धातु एवं अधातु के अगले क्रम में हम आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें धातु क्रम नामक टॉपिक आपका चला हुआ है, जिसमें इसके दो पार्ट, एक तो अयस्क का सांद्रण जिसको कहा जाता था और एक अयस्क का पीसना, दोनों पार्ट हमने करा दिए हैं। पहले पार्ट आपका आता है अयस्क का पीसना, दूसरा अयस्क का सांद्रण, और अगला जो तीसरा पार्ट आपका आता है वो आता है सांद्रित अयस्क का ऑक्सीकरण। सांद्रित अयस्क का ऑक्सीकरण। आज हम आपके सामने इसी वीडियो को, इसी टॉपिक को लेकर आए हैं, तो जिसमें हम सांद्रित अयस्क का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। अब ऑक्सीकरण से होता क्या है एक्चुअल में, कि जो मेटल है अयस्क के अंदर उपस्थित वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मेटल ऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाती है, जिसको आसानी से हम मेटल के धातु के रूप में पृथक कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे आपको अयस्कों के नाम के बारे में बताया गया है कि अयस्क आपके ऑक्साइड प्रकार के होते हैं, कार्बोनेट प्रकार के होते हैं, सल्फाइड प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार से हैलाइड भी लिए गए थे। तो अनेक प्रकार के यौगिक आपके होते हैं। ऑक्साइड के बारे में अगर बात करें, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बोनेट का CaCO3, इसी प्रकार से सल्फाइड की बात करें Cu2S, हैलाइड की बात करें तो आपका NaCl। तो विभिन्न प्रकार के आपके अयस्क होते हैं, लेकिन इन अयस्कों से, कार्बोनेट से, सल्फाइड से, हैलाइडों से धातुओं को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। उन्हें धातुओं को पृथक करने के लिए पहले ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो इन विभिन्न प्रकार के अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करना ही अयस्क का ऑक्सीकरण कहलाता है। सांद्रित अयस्क से तात्पर्य क्या था कि जिसमें से हमने अशुद्धि को पृथक कर लिया, केवल हमारा अयस्क ही शुद्ध मात्रा में उपस्थित है, उसी को हम सांद्रित अयस्क कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं सांद्रित अयस्क का ऑक्सीकरण, और इसकी दो विधियां होती हैं। एक विधि कहलाती है निस्तापन और दूसरी विधि कहलाती है भर्जन। अब इन दोनों विधियों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। निस्तापन और भर्जन का एग्जाम में भी आपके नाम से विक्रिया पूछी जाती है। नाम से पूछा जाता है निस्तापन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, या भर्जन किसे कहा जाता है, इसका एक उदाहरण भी दीजिए। तो पहले आपका टॉपिक लेकर चलते हैं निस्तापन। निस्तापन को अंग्रेजी में कहा जाता है कैल्सिनेशन। तो कभी कभी ये शब्द आपका कैल्सिनेशन के नाम से भी आ सकता है। कैल्सिनेशन किसे कहा जाता है? निस्तापन को ही कहा जाता है। पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता रहा हूं, उसके बाद इसको उदाहरण के साथ समझाऊंगा। देखिए, कैल्सिनेशन या निस्तापन में क्या होता है कि निस्तापन प्रक्रिया में अयस्क को बिना पिघलाए वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। बिना पिघलाए वायु की अनुपस्थिति में, यानी वायु उसमें उपस्थित नहीं होनी चाहिए, गर्म करते हैं, जिससे जो आपका अयस्क है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही कैल्सिनेशन या निस्तापन कहा जाता है। बिना पिघलाए का मतलब है, कभी कभी ये शब्द गलनांक के नीचे भी लिखा हुआ आ जाता है, क्योंकि अगर हम किसी भी वस्तु को उसके गलनांक पर गर्म कर देंगे, ठोस पदार्थ को, तो वो पिघल जाएगा। तो धातुओं को, जो धातु यहाँ पर आपके अयस्क के रूप में ली गई है, उन अयस्कों को बिना पिघलाए या उसके गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना ही निस्तापन या कैल्सिनेशन कहलाता है। अब ये वायु की अनुपस्थिति क्या होती है बिना पिघलाए, तो पता चल ही गया भाई। अगर हम किसी पात्र में लेकर गर्म करते हैं, जैसे दूध को गर्म कर रहे हैं हम, पानी को, दूध को, किसी भी पदार्थ को एक पात्र में रख लिया और नीचे से गर्म किया, तो वो सदैव वायु की अनुपस्थिति मानी जाती है। उसमें क्या है, वायु उस पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करती। लेकिन अगर हमने कागज में डायरेक्ट आग लगा दी
तो डायरेक्ट आग लगाना वायु की उपस्थिति होगी, क्योंकि उस कागज के जलते समय उसमें वायु यानी ऑक्सीजन भी अभिक्रिया करेगी, तभी आपका कुछ उत्पाद, जैसे कागज से जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, राख बनता है। तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं रही तो वो कागज जलेगा भी नहीं, तो यानी वायु की अनुपस्थिति वहां भी हो जाएगी। लेकिन अगर हम दूध को गर्म करते हैं, कागज को भी, लकड़ी को भी, किसी पदार्थ को गर्म किया जा सकता है, अगर हम गर्म करते हैं तो वो वायु की अनुपस्थिति, और अगर जलाते हैं हमारी सिंपल सी साधारण सी भाषा में, तो उसमें कहा सकता है कि वो वायु की, जलाना वायु की उपस्थिति होगा और गर्म करना वायु की अनुपस्थिति होगा। तो निस्तापन को दोबारा से कि किसी अयस्क को बिना पिघलाए वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना ही उसका निस्तापन या कैल्सिनेशन कहलाता है। इस विधि में जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं वो पृथक हो जाती हैं। वाष्पशील अशुद्धियां, अब वो वाष्पशील अशुद्धियां कौन कौन सी हैं भाई? अगर अयस्क के अंदर जल वाष्प है वो पृथक हो जाती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो पृथक हो जाती है, अन्य वाष्पशील अशुद्धियां होंगी तो वे सब उसमें से पृथक हो जाएंगी, यानी निस्तापन में वाष्पशील अशुद्धियां पृथक हो जाती हैं। इसको उदाहरण के द्वारा कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। इसको अगर हम कुछ इस प्रकार से लिख लें, AlOH के 3 हम यहाँ पर आयन कुछ इस प्रकार से लिख लें, इसके दूसरे अणु को हम लिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से HO, यहाँ पर फिर से एल्यूमिनियम हमने लिख दिया, तो यहाँ देखिए HOH यानी H2O निकल गया, HOH H2O निकल गया, HOH H2O निकल गया। इसका नाम था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको गर्म किया तो गर्म करने पर Al बच गया, Al बच गया, तो एक तो बचा Al2, उसके बाद 1 2 3 ऑक्सीजन बच गए, तो Al2O3, इसका नाम होता है एल्यूमिना। अब यहां देखिए ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ। हमने केवल इसको गर्म किया, जो ये त्रिभुज का निशान होता है इसका मतलब होता है गर्म करना। अगर कहीं भी तीर के ऊपर निशान लगा हुआ है त्रिभुज का, तो इसका तात्पर्य केवल गर्म करने से है। तो गर्म करने पर ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया और जल के 3 अणु इसमें से पृथक हो गए। तो इस प्रकार से ये विधि निस्तापन विधि है, जिसमें अयस्क को गर्म करने पर जल यानी जो वाष्पशील अशुद्धि थी वो परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार से हम एक अन्य उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट का ले सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ये एक कार्बोनेट अयस्क है, इसको अगर गर्म करते हैं तो ये आपका CaO प्लस CO2 में परिवर्तित हो जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में, फिर से धातु ऑक्साइड, कैल्शियम धातु O ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। जिस प्रकार से आप थम्स अप, लिम्का, मिरिंडा आदि पीते होंगे तो वो ठंडी अच्छी लगती है, अगर हम उसको गर्म कर दें उसमें से गैस निकल जाती है, तो वही बात यहाँ पर है, इनको गर्म करने पर इनमें से गैस निकल जाती है। ये हाइड्रोक्साइड, ये कार्बोनेट इसी प्रकार से जल योजित अयस्क होते हैं, जैसे Al2O3 into 2H2O, इसके अंदर पहले से ही जल है, अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो फिर से Al2O3 और प्लस 2H2O अलग निकल जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि निस्तापन प्रक्रिया में हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड आदि अयस्कों का ही निस्तापन किया जा सकता है, यानी उनसे वाष्पशील अशुद्धियों को निकालकर धातु ऑक्साइड को प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके बाद भर्जन को देखते हैं। दूसरी विधि आपकी आती है भर्जन, जिसको इंग्लिश में रोस्टिंग कहा जाता है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा रोस्टर। रोस्टर यानी जो टोस्ट पकाने के काम आता है, जो आपकी ब्रेड होती है, डबल रोटी इसको कहते हैं, उसको जला भुनाकर अच्छा खाने के लायक बनाया जाता है, पकाया जाता है, जलाया जाता है। तो भर्जन भी रोस्ट किया जाता है, उसको पका दिया जाता है अयस्क को। तो जैसे निस्तापन में था कि अयस्क को बिना पिघलाए वायु की अनुपस्थिति में,
गर्म करते हैं। यहाँ भर्जन में क्या आता है कि जो सांद्रित अयस्क है उस अयस्क को बिना पिघलाए वायु की उपस्थिति में, यहाँ पर बस फर्क क्या हुआ, वायु की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। निस्तापन और भर्जन में केवल ये अंतर है, निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति, भर्जन में वायु की उपस्थिति। बिना पिघलाए दोनों में है, क्योंकि पिघलाने पर उस पदार्थ की ऊर्जा बढ़ जाती है और जो उसमें से हम अशुद्धि निकालना चाह रहे हैं वो फिर से अभिक्रिया करके वापस पहले वाले पदार्थ में परिवर्तित हो सकती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि उनको बिना पिघलाए लिया जाता है। तो अब यहाँ पर वायु की उपस्थिति क्या है, जैसे अभी आपको बताया है, ये चौक कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको हम किसी पात्र में गर्म करते हैं तो वो निस्तापन होगा, लेकिन डायरेक्ट आग जलाते हैं, जैसे लकड़ी को जलाया जाता है, अगर हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को जलाते हैं तो वो आपका भर्जन कहलाएगा। वैसे भर्जन कार्बोनेट अयस्कों का नहीं होता, क्योंकि अभी आपको बताया है कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और जल योजित जो अयस्क होते हैं उनका निस्तापन होता है, जबकि सल्फाइड अयस्कों का, आर्सेनाइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है, क्योंकि उसमें उपस्थित सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाती है। या कह सकते हैं जिन यौगिकों में, जिन अयस्कों में सल्फर की, आर्सेनिक की आदि अशुद्धियां होती हैं उन्हीं का भर्जन किया जाता है, जिससे सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियां ऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाती हैं और धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इसकी समीकरणों को कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। कॉपर पाइराइट CuFeS2, इसका नाम होता है कॉपर पाइराइट। ये कॉपर का एक अयस्क होता है, इस अयस्क का भर्जन किया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि इसे जब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, यानी इसको जलाते हैं वायु के साथ, तो कॉपर सल्फाइड Cu2S, Fe का आयरन सल्फाइड FeS और SO2 प्राप्त होते हैं। अब जो ये Cu2S है ये फिर से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Cu2O, कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना देता है और सल्फर ऑक्साइड अलग हो जाती हैं। इसी प्रकार से ये आयरन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना देता है और सल्फर फिर से अलग निकल जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें तो केवल जो धातु सल्फाइड या अन्य पदार्थ हैं उनको ऑक्साइड में परिवर्तित करना होता है। निस्तापन प्रक्रिया में भी, भर्जन प्रक्रिया में भी, दोनों प्रक्रियाओं में हमें धातु के ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं और इन ऑक्साइडों को फिर अगले प्रक्रम जो धातु का अपचयन है उसके द्वारा सीधे धातु में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यदि एग्जाम में आपके निस्तापन या भर्जन अभिक्रिया आती है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो पहले तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद ये समीकरणें लिख सकते हैं। भर्जन में जो अभी आपको सल्फर और आर्सेनिक की अभिक्रिया बताई थी, आपको उनको भी लिखना आवश्यक है और इन अभिक्रियाओं को भी लिख सकते हैं। एक बात और है, जो निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया होती है वो एक विशेष प्रकार की भट्टी, परावर्तनी भट्टी में होती है। दोनों की दोनों प्रक्रियाएं, निस्तापन में भी और भर्जन में भी। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, परावर्तनी भट्टी का उपयोग बताइए, या निस्तापन प्रक्रिया किस भट्टी में की जाती है, भर्जन प्रक्रिया किस भट्टी में की जाती है। तो ये सभी का आंसर जो है वो परावर्तनी भट्टी ही है। अब ये भट्टियां होती कैसी हैं, किस प्रकार की हैं, इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो प्रस्तुत कर देंगे जिसमें हम केवल आपको विभिन्न प्रकार की भट्टियों के बारे में ही जानकारी देंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको धातु से, जो धातु क्रम का होता है, अयस्क से जो धातु प्राप्त करने के लिए धातु क्रम होता है, उसका एक छोटा सा स्टेप सांद्रित अयस्क का ऑक्सीकरण करके धातु ऑक्साइड प्राप्त करना, इसके बारे में जानकारी दी, जिसमें हमने आपको निस्तापन और भर्जन दो प्रक्रमों के बारे में बताया। किसी भी अयस्क के लिए इनमें से केवल एक ही प्रक्रम एक समय में प्रयुक्त किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी अयस्क का निस्तापन किया गया तो उसी का भर्जन नहीं, अगर एक अयस्क का निस्तापन होता है तो दूसरे किसी अयस्क का ही भर्जन हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। अतः हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अगर ये वीडियो अच्छी प्रकार समझ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी इनको शेयर कर लें, ताकि वो भी हमारी वीडियो का कुछ फायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।